नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 का जो पहला अध्याय था उसका अध्ययन किया था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। वो वीडियो में मैं कंप्लीट बता चुका था आपको उसके बारे में। आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इसका अध्ययन करेंगे। तो आप जो भी आप वीडियो देखते हो तो उसको मन लगा के देखा करो ताकि आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए। और इसके साथ ही आपको जो भी आपको कोरोना महामारी है उससे आपको बचाव ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से रहना है। तो चलो हम पाठ का शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम सीधे अंकुश से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमको तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। सूक्ष्मदर्शी जो बड़ा करके दिखाती है सूक्ष्म चीजों को। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको सीधे अंकुश से नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, दोनों तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी है। अगर मित्र के रूप में तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या इनका भयानक रूप हमको देखना पड़ता है, ये हमारे शत्रु बन जाते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस आ गया है, तो एक तरीके से वो हमारा अभी शत्रु बना हुआ है। तो कहने मतलब दोनों मित्र के रूप में और शत्रु के रूप में हमारे दोनों तरीके से काम आते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा। शत्रु तो आपने मैंने बता दिया, अभी कोरोना महामारी आई है तो सूक्ष्म जीव हमारा शत्रु बन रखा है अभी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये हमारे मित्र के रूप में भी काम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण आपको बता रहा हूँ कि सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटा गया। आपकी किताब के अनुसार सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण किया गया, वो 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो 5 वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण इसका आ रहा है वो है जीवाणु, बैक्टीरिया कहते हैं इसको। तो जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु भी आपकी किताब में 2 तरीके के बताए हैं, एक तो स्पाइरल जीवाणु है और एक छड़ाकार जीवाणु है। तो जीवाणु 2 प्रकार के बताए, स्पाइरल जीवाणु और छड़ाकार जीवाणु। इसी प्रकार दूसरा जो सूक्ष्म जीव वो विषाणु वायरस है, और तीसरा जो सूक्ष्म जीव है वो शैवाल। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोवायरा, ये 2 प्रकार के शैवाल बता रखे हैं आपकी किताब में, एक तो क्लेमाइडोमोनास और एक है स्पाइरोवायरा। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपकी किताब में अमीबा और पैरामीशियम के चित्र बना रखे हैं। इन सभी के जीवाणु के भी चित्र है, इन शैवाल के भी चित्र है किताब में, अमीबा और पैरामीशियम के भी चित्र बना के बताए गए। कवक, कवक में राइजोपस है, एस्परजिलस है और पेनिसिलियम है, ये आपकी कवक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछ ले भाई कवक कौन कौन से हैं, 2 कवक के नाम लिखो, तो आप राइजोपस, एस्परजिलस और पेनिसिलियम इनमें से नाम लिख सकते हो। आपको पूछ ले 2 प्रोटोजोआ के नाम लिखिए, तो 2 प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। आपको पूछ ले 2 शैवाल के नाम लिखो, तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोवायरा। ठीक है। आपको पूछ ले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपके यहाँ बताएंगे किताब में, स्पाइरल बैक्टीरिया और छड़ाकार बैक्टीरिया। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव वे जीव जिनको सीधे आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, तो सूक्ष्म जीव का आपकी किताब के अनुसार 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है, 5 वर्गों में बांटा गया सूक्ष्म जीवों को। कौन कौन से हैं, 5 का नाम याद रखना है आपको। पूछ ले भाई सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है। अब इनके अंदर पूछ ले जीवाणु कौन कौन से हैं, तो वो मैंने आपको बता दी, स्पाइरल जीवाणु और छड़ाकार जीवाणु। विषाणु का आपकी इसमें वर्गीकरण किया गया नहीं है किताब में, आपको आगे इनके बारे में विस्तार से और बताने वाला हूँ मैं आगे, लेकिन आपको अभी इनका मोटे तौर पे याद रखना है। शैवाल कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोवायरा है। प्रोटोजोआ कौन से हैं, अमीबा और पैरामीशियम है। कवक कौन कौन से, राइजोपस है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम।
तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक व बहुकोशिक दोनों प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी होते हैं, बहुकोशिक भी होते हैं। एक कोशिक कैसे? ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है वो एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है वो बहुकोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इनमें बहुकोशिक कौन से हैं? बहुकोशिक सूक्ष्म जीव कौन से हैं? इसमें आपके एक तो कवक और एक है शैवाल। ये बहुकोशिक सूक्ष्म जीव है। एक तो कवक है और दूसरा है शैवाल, ये बहुकोशिक है। इन कवक और शैवाल के अलावा जो सूक्ष्म जीव बच गए तीन प्रकार के वो सब एक कोशिक की श्रेणी में आ रहे हैं। सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव दलदली क्षेत्रों में, मरुस्थल में या ऐसे कहीं शीत क्षेत्रों में कहीं पर भी हो सकते हैं। इनका कोई विशेष स्थान नहीं होता है लेकिन ज्यादा नमी में पाए जाते हैं। नमी जहाँ रहती है वहां सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया था, अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम जो सूक्ष्म जीव है, अमीबा अकेला रहता है, अमीबा समूह में नहीं रह सकता, जबकि कवक और जीवाणु होते हैं वो समूह में रहने वाले सूक्ष्म जीव है। कवक ये समूह में रहता है, जीवाणु बैक्टीरिया यह भी समूह में रहता है, शैवाल है यह भी समूह में पाया जाता है, यह सब समूह में रहते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीव अकेला रहता है। अकेला मतलब समूह में नहीं पाया जाता है। अब कवक समूह में पाया जाता है, शैवाल समूह में पाया जाता है, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो भी समूह में पाए जाते हैं। अमीबा होता है वो अकेला ही रहता है, किसी प्रकार का समूह नहीं बनाता है। अब जो मित्र के रूप में जो सूक्ष्म जीव है, कौन से सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र के रूप में कार्य करते हैं, कौन सा जीवाणु जो हमारे लिए मित्र का रूप में कार्य करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यह जो सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक प्रकार से जीवाणु है। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये हमारे लिए मित्र का कार्य करता है। ये क्या करता है? ये दूध को दही में बदलता है। ये जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में
बदलने वाला जीवाणु, सूक्ष्म जीव। तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, मित्र का कार्य करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, लाभदायक है। तो कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे यीस्ट है। यीस्ट का उपयोग किसमें, यीस्ट कवक होता है। यीस्ट कवक क्या होता है, ये जैसे ब्रेड वगैरह होती है उनमें फुलाव उत्पन्न करने, एक तरीके से खमीर उत्पन्न करने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी खाद्य पदार्थों में उपयोगी होता है यीस्ट एक तरीके से। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता क्षमता, मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि, करते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु है, ठीक है। राइजोबियम होता है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो इसमें आपको आज याद रख सकते हो राइजोबियम। राइजोबियम होता है वो जो गांठदार जो पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, जैसे मूंग मोट होते हैं, मटर होते हैं, इनकी जड़ों में ये जीवाणु पाया जाता है। और ये जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रेट में बदलता है जीवाणु। और नाइट्रेट एक तरीके से पौधों के लिए एक पोषक अवयव होता है, एक तरीके से खाद होती है जो पौधों में वृद्धि करने में उपयोगी है एक तरीके से। तो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो मित्र व जीवाणु में आपको लैक्टोबैसिलस याद रखना है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध को दही में बदलता है। यीस्ट कवक होता है वो क्या होता है, जो एक तरीके से खमीर उत्पन्न करने के लिए जो ब्रेड वगैरह होती है या जो भी ये बनते हैं टोस्ट वगैरह इनमें इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता क्षमता में जो वृद्धि करता है वो राइजोबियम जीवाणु होता है। और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होना पौधों के लिए उपयोगी एक प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है
जिसके द्वारा पौधों को खाद की प्राप्ति होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका उपयोग होता है, और वो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट में बदलती है, और नाइट्रेट एक तरीके से खाद के रूप में पौधे इसका उपयोग करते हैं। तो खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है कौन है, राइजोबियम। राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और इस प्रकार पर्यावरण का जो शुद्धिकरण वो चलता रहता है। पर्यावरण का जो शुद्धिकरण होता है वो ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार से करते रहते हैं। सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा करते रहते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण को या मानव स्वास्थ्य को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, वो होते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो एक तरीके से हानिकारक सूक्ष्म जीव जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, एक तरीके से इनको ऐसे बोल सकते हैं रोगजनक, रोगजनक बोल सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव को हम क्या बोल सकते हैं, रोगजनक। तो ये कहने मतलब किसी न किसी प्रकार से मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, इनको हानिकारक सूक्ष्म जीव हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इनको रोगजनक भी कहते हैं, रोगाणु भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे आगे। मनुष्य में जो रोग है वो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे विषाणु द्वारा जनित रोग अलग होते हैं, जीवाणु जनित रोग अलग होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग अलग होते हैं, कवक द्वारा जनित रोग अलग होते हैं। तो रोगों के भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया। एक तो संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक जितने भी रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, और असंक्रामक रोगों में सूक्ष्म जीवों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो संक्रामक रोगों को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। तो संक्रामक रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। और एक असंक्रामक रोग होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों का योगदान नहीं होता है। वो असंक्रामक हमारे कोई शारीरिक दोष होता है उसी के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव देखते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव या यूं कह दो रोगजनक। ये रोगजनक होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं, रोगाणु होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव रोगजनक होते हैं, रोगाणु होते हैं, किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। तो अब रोगजनक है तो रोग भी दो प्रकार के होते हैं। रोग के प्रकार दो प्रकार है, दो मुख्य प्रकार है। पहला होता है संक्रामक या संसरणीय रोग। तो संक्रामक या संसरणीय रोग वो होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही फैलते हैं। माध्यम हो सकता है किसी प्रकार का, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं, जल में चले जाते हैं, फिर उनके द्वारा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये संसरणीय संक्रामक रोग होते हैं। और दूसरे रोग होते हैं वो असंक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग असंसरणीय, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे आप बात कर लो संक्रामक रोगों में कौन कौन से होते हैं। संक्रामक रोगों में जैसे हैजा है, पीलिया है,
सर्दी जुकाम है, बहुत सारे संक्रामक रोग है। जीवाणु जनित भी हो सकते हैं, वायरस जनित भी हो सकते हैं, कवक जनित भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित भी। मलेरिया है, अतिसार है। मलेरिया और अतिसार क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो अब इनको आपको रोगों के बारे में इनका जो बताता हूँ पूरा डिटेल। रोगवाहक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। वो होते हैं रोगवाहक। जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है जो रोगवाहक का कार्य करती है, जो काटती है। जब शरीर पर जब ये डंक मारती है तो डंक में एक परजीवी का प्रवेश करा देती है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम जो कि रोगजनक होता है मलेरिया का, ये मादा एनाफ्लीज तो रोगवाहक की होती है। तो संक्रामक रोग में आपके सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोग आ जाते हैं, चाहे वायरस जनित हो, चाहे जीवाणु जनित हो, चाहे कवक जनित हो। और रोगवाहक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।